हेलो एवरीवन, शेख सर इज बैक वंस अगेन। आज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं तीन टॉपिक्स। कौन से हैं? बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, बोर्स पोस्टुलेट। रुदरफोर्ड ने अपने को एक थ्योरी दिया था, राइट स्टूडेंट? और उस थ्योरी के ऊपर बोर्स ने अपने तीन पोस्टुलेट दिए। और वो तीन पोस्टुलेट कौन से? वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट जो उसने दिया था, पोस्टुलेट, इसने क्या बताया स्टूडेंट? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो रिवॉल्व कहां पे करते हैं? इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसने फर्स्ट पोस्टुलेट ये बोला, द एवरी इलेक्ट्रॉन या ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, वैसे बोल दो, ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a circular orbit, in a circular orbit around the nucleus। इन्हें लिखेंगे तो भी चलेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और ये किसका पोस्टुलेट था? बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट था। स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है तो उसको नेसेसरी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स गवर्न कौन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन गवर्न करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको गवर्न कौन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता है, mv² में r होता है, ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? E² में 4πε0 r²। स्टूडेंट E क्या होता है? दोनों चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और न्यूक्लियस के पास का जो चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड अपन ले रहे हैं। तो E² 4πε0 r² यहाँ से अपने को मिल जाएगा। मोस्टली यहाँ पे हम लोग ना Z भी शो करते हैं। Z यहाँ पे क्या शो करता है? एटॉमिक नंबर। क्या शो करता है स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर को। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आएगा तो आपको इतना मेंशन करना होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। जब सर्कुलर मोशन करना होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो ये वाला फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकेंड पोस्टुलेट स्टूडेंट, इसका जो सेकेंड पोस्टुलेट था और ये किसके बेस पे था? देखो, हमें तो इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है? ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, राइट। क्या इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है? ये क्वेश्चन आता है। तो हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन कौन सी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है क्या, राइट। तो इसके लिए हमें क्या दिया? सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है? उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, क्या स्टूडेंट? एंगुलर मोमेंटम जो है इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ n का मतलब क्या होगा? इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। जिस भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा उस ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो सेकंड पोस्टुलेट यहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट, only those orbit whose angular momentum, क्या होना चाहिए स्टूडेंट? angular momentum is integral multiple of h/, क्या होना चाहिए? 2π। तो वहां पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये किसने बताया? सेकेंड पोस्टुलेट। अब सेकेंड पोस्टुलेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एंगुलर मोमेंटम, यस स्टूडेंट। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr इक्वल टू nh में क्या हो जाएगा? 2π। तो ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? सेकेंड पोस्टुलेट का। और ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? फर्स्ट पोस्टुलेट का। स्टूडेंट समझ में आ रहे पोस्टुलेट आपको? पहला पोस्टुलेट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके ऊपर था। दूसरा ऑर्बिट कहां पे वो रिवॉल्व कर सकता है? राइट। नाउ थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है?
अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहा है, क्या वो ट्रांजिशन कर सकता है? देखो यहाँ तो कहाँ रिवॉल्व करता है ये पता है, और ये इसमें क्या पता है किस में रिवॉल्व कर सकता है। अब थर्ड वाला क्या बताएगा, क्या वो ट्रांजिशन कर सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्बिट समझ लो, सेकेंड ऑर्बिट, और ये क्या है, थर्ड ऑर्बिट है, राइट, थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो ये यहाँ पे जंप कर सकता है, डेफिनेटली करेगा। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलता हूँ स्टूडेंट ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जंप मारो, नॉट पॉसिबल, बहुत एनर्जी लगेगा, उतना एनर्जी हमारे पास नहीं है। बट सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जंप मारने के लिए कहेंगे कोई भी जंप मार सकता है, राइट। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को समझो, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और जब कभी भी इन लोग जंप करेंगे स्टूडेंट, जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जंप करेगा ना तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है। कौन रिलीज होता है? एनर्जी। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है, फोटोन के फॉर्म में होता है। और इसका जो पैक होता है, फोटोन एनर्जी का जो पैक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। नाउ थर्ड पोस्टुलेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रॉन, क्या लिखने का? द इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब ये ट्रांजिशन होगा हायर से लेवल की तरफ, ड्यूरिंग ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज। और वो जो एनर्जी रिलीज होगा स्टूडेंट, वो किसके फॉर्म में होगा? फोटोन एनर्जी। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब देखो हायर ऑर्बिट पे होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? ईएम। लोअर ऑर्बिट के लिए ईएम। दोनों का डिफरेंस किसके फॉर्म में होता है? फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी क्या होता है? एच म्यू। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है स्टूडेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और म्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टॉपिक के तीनों पार्ट, फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट एंड थर्ड पोस्टुलेट। स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूलेज याद रखना पड़ेगा, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक से अपने को ये मिला फर्स्ट पोस्टुलेट का एक्सप्रेशन, और सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्रेशन ये मिला। बोर्स रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, या स्टूडेंट क्या बोर्स रेडियस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बोर्स मॉडल, बोर्स रेडियस। अगर हमें एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, डिफाइन या सॉरी डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स रेडियस, तो आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा? दोनों पोस्टुलेट अभी हमने सीखा, कौन से? फर्स्ट पोस्टुलेट। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या बोलता था स्टूडेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था फर्स्ट पोस्टुलेट का। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट, तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। यस स्टूडेंट, गॉट इट। अभी हम लोगों को करना क्या है? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहां से हम लोग ना ये जो v दिख रहा है इसका वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देंगे। तो यहां से v को सेपरेट कर लो आप लोग। v को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? nh अपॉन में ये 2 पाई है, मास और r इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर लेगा, मास और r। इसको लाके यहाँ पुट कर देना स्टूडेंट। देखो क्या होगा, इसको इक्वेशन यहाँ भी 2 दे दो आप और पुट कर दो इन इक्वेशन 1 में। पुट v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं m, v की जगह पे आ जाएगा nh अपॉन में 2 पाई m r। स्क्वायर है तो ऊपर आप स्क्वायर दे देंगे और नीचे क्या है? r। आगे देखो जेड ई स्क्वायर अपॉन में
4πε0 r का स्क्वायर। एक्चुअली ये क्या था, r था, यहाँ पे 2 बाय मिस्टेकली आ गया था, r का स्क्वायर हो गया ना। इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, देखो क्या मिलता है। m तो m ही रहेगा, n का स्क्वायर लेंगे तो आपको n स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर लेंगे तो h स्क्वायर। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपको 4 मिलेगा, पाई का लेंगे तो पाई स्क्वायर होगा, फिर देन m स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर होगा, और a वाला r हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा, z e स्क्वायर अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर मिल जाएगा। स्टूडेंट कुछ टर्म नहीं है कैंसिल होते हैं तो उसे कैंसिल कर देंगे। लाइक जैसे यहाँ से एक मास कैंसिल होगा, इधर से मास कैंसिल हो गया, m बच जाएगा आपके पास। देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो गया, पाई बचेगा, r स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, r को सेपरेट करना है, क्योंकि रेडियस ऑफ दी बोर्ड ऑर्बिट फाइंड आउट करना है। तो m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या बचा, पाई बचा, और m है r है, और राइट साइड में क्या है, z e स्क्वायर अपॉन में इप्सिलॉन 0 बच गया स्टूडेंट। राइट, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो अभी हम लोग z की जगह पे 1 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियस ऑफ दी बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसा फील करेंगे। तो z की जगह पे 1 ले लो, और यहाँ से r को सेपरेट कर लो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m r e स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा, इप्सिलॉन 0। ठीक, r को वो साइड लेके जाओ, ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगे, तो इप्सिलॉन 0 इधर आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, पाई रहेगा, और एक m बच के स्टूडेंट, ये e स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, r ये साइड जाएगा तो r हो जाएगा। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या मिला, इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में m e स्क्वायर पाई। ये जो फॉर्मूला मिला r मतलब क्या होता है, रेडियस, और रेडियस कितने है, हाइड्रोजन एटम का बोर्स ऑर्बिट के अंदर। तो बोर्स के हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या मिला, r इज इक्वल टू E0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में मी पाई। ये न्यूमेरिकल में पूछता है स्टूडेंट, किसमें पूछता है, न्यूमेरिकल में। अगर z का वैल्यू अगर आपने ऊपर नहीं पुट किया, फॉर एग्जांपल नहीं पुट करते, तो ये z जो यहाँ पे, तो एज इट इज यहाँ रहेगा, z नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आपको z दिखेगा। फिर अगर z का वैल्यू 1 नहीं रखोगे तो z का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर हो गया। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, सम डाटा गिवन होगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो E0 है ना, वो फिक्स वैल्यू होता है। E0 का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। H का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी फिक्स होता है। Z तो 1 ही हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, पाई का वैल्यू भी फिक्स है। ये सारे के सारे जो वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू है। क्या स्टूडेंट, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये r जो हमें मिला है इसको n स्क्वायर रखो, बाकी सारे टर्म्स को इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर z m e स्क्वायर पाई, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, और ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पूरे का पूरा टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। राइट, अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये पूरे टर्म्स का कैलकुलेशन अगर करेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट में दिख रहा है ना, उसका कैलकुलेशन आता है स्टूडेंट 0.053 नैनोमीटर। क्या आता है, 0.053 नैनोमीटर में आता है इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर z m e स्क्वायर पाई इक्वल टू होता है 0.053 नैनोमीटर। क्या होता है, नैनोमीटर। तो इसकी जगह पे हम लोग ना एक सफिक्स यूज करते हैं A0 n स्क्वायर। तो आज की एक बात, अगर आपको रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट पूछा, तो r इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। n की जगह पे अगर फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो n की जगह पे 1 पुट करो, सेकंड पूछा तो n की जगह पे 2 पुट करो, एज इट इज आगे कैसे होगा आपका बढ़ते जाएगा। और A0 का वैल्यू आपको याद रखना है 0.053 नैनोमीटर। नैनो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है। तो स्टूडेंट आपको बोर्स रेडियस समझ में आ गया होगा।
रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट भी पूछता है या बोर्स रेडियस। नेक्स्ट स्टूडेंट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखना है हमें। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले आपको दो चीज मालूम होना चाहिए। कौन सी दो चीज होगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जस्ट डिराइव किया था हम लोगों ने। और आरएम का फॉर्मूला क्या है? इप्सिलॉन 0 m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में क्या था? z मी पाई, मतलब क्या आता है? m e स्क्वायर और क्या था यहाँ पे? पाई। तो ये आरएम का फॉर्मूला था स्टूडेंट, राइट। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट के लिए हमें डिराइव करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिराइव कर लेते, फिर बाद में यहाँ लिख देते। एंगुलर मोमेंटम क्या देखा था? mv r इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई देखा था, राइट। यहाँ पे ये जो r है वो क्या? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। r का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे r का वैल्यू पुट करते हैं, इप्सिलॉन 0 m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में z m e स्क्वायर पाई। ये r का वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दिए तो nh अपॉन क्या मिलेगा अपने को? 2 पाई। देखो ये मास मास कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये z है, z को ही रहने दो। तो v इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा, यहाँ पे n है, एक n कैंसिल हो जाएगा तो n बचेगा, एक h कैंसिल हो जाएगा तो h बचेगा। ओके स्टूडेंट, राइट साइड में सबको भेज दो। यहाँ से पाई पाई भी कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। z e स्क्वायर ऊपर जाएगा और अपॉन में हमारे पास 2 बच गए, और ये n नीचे जाएगा और h भी क्या होगा? नीचे जाएगा, और कुछ हमारे पास बचा हुआ नहीं है स्टूडेंट। तो ये क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी z e स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ n h, और ये इप्सिलॉन 0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन 0। तो ये जो है ना वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन में 2 इप्सिलॉन 0 n h। ये दो चीज के थ्रू ही हम लोग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी कैसे आता है। अब देखो स्टूडेंट, अगर एनर्जी की हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज की, तो एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये भी क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर होता है, राइट। हम लोग ने ये v और r क्यों लिखा है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस z e स्क्वायर अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी z e स्क्वायर। स्टूडेंट देखो इसका क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन 0 r n होता है। तो माइनस z e स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन 0 r n। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये क्या हो गया? हमारा पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट गॉट इट? अभी हम लोग देखो, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास है हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस z e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन 0 r n लिख दिया। v की जगह पे v का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हाफ रहेगा m। v का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? देखो यहाँ पे z है e स्क्वायर अपॉन में 2 इप्सिलॉन 0 n h स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। z e स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन 0, ये आर एन का वैल्यू भी हमारे पास है। क्या आर एन का वैल्यू है? इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में z m e स्क्वायर पाई। हम लोगों ने सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए, राइट। आगे हमें सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है। तो टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? 1/2 m तो भी रहने वाला है, नो चेंजेस। सबका स्क्वायर लेके लिखेंगे हम लोग। z का स्क्वायर लेंगे तो होगा z स्क्वायर, e तो स्क्वायर में तो e पावर 4 होगा अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 4, और 4 दूसरा कितना हो जाएगा? ठीक है 4 ही लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर, और ये होगा इप्सिलॉन 0 का स्क्वायर m स्क्वायर, और ये क्या होगा? h स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखो ये जो नीचे वाले टर्म है ना ऊपर चले जाएंगे, ये z ऊपर जाके z से मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर होगा,
m ऊपर जाएगा तो m ही रहेगा, नो चेंजेस। e स्क्वायर ऊपर e से मल्टीप्लाई किया तो e पावर 4 होगा, और ये पाई को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, और कुछ ऊपर नहीं जाने वाला, z m e चला गया ऊपर, मिल गया हमें। अब नीचे क्या बचा, देखो 4 बच गया, 4 लिख दो, और क्या बचा है स्टूडेंट हमारे पास, इप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन 0 का स्क्वायर होगा, और n स्क्वायर h स्क्वायर, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। होप इतना समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ ना कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखो m z स्क्वायर e पावर 4, m z स्क्वायर e पावर 4, 4 इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, 4 इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, देखो कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन ले लो स्टूडेंट। अब टोटल एनर्जी मतलब क्या हो गया, हमारा एनर्जी हो गया, तो यहाँ पे z m e पावर 4 और अपॉन में क्या है 4 इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां से सब निकल गया तो 1/2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1। स्टूडेंट देखो z m e पावर 4 इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, 1 में से माइनस हाफ जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा, इनिशियली माइनस लिख देता हूं मैं, m e पावर 4 2 4 से कितना होगा 8, और बाकी सब एज इट इज इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या है, एनर्जी है स्टूडेंट। तो एनर्जी किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। एक ग्रुप में 2 स्टेप में डायरेक्ट दे दिया, बट पता नहीं चलता कैसे आया है। तो ये सारी चीजें पुट करने के बाद कैलकुलेशन की तब जाकर के अपने को क्या मिला, एनर्जी मिल गया। और यहाँ पे भी कुछ चीजें ना, देखो ये स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी क्या होती है, कुछ चीजें ना कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल z कांस्टेंट इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन है, m e इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू z को साइड में ले लो क्योंकि वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग आने वाला है, m e पावर 4 8 इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर, और यहाँ पे अपने के पास क्या बचेगा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, नेगेटिव में। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग ने रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट में कैलकुलेट किया था, तो कुछ वैल्यू मिला था 0.053 नैनोमीटर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने को 13.6 मिलता है, कितना मिलता है, और ये नेगेटिव पहले आ जाएगा, z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली हमारा एनर्जी का फॉर्मूला तो यही डेराइव हो गया था, हमने यहाँ वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें इतना वैल्यू इसका मिल जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, -11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अभी हम लोग बात करते हैं अलग अलग सीरीज की, जैसे लाइमन, बाल्मर, पाशन और ब्रैकेट, पीफन, ये अलग अलग सीरीज थे। अगर लाइमन के लिए कितना एनर्जी होगा, तो n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि 1 सीरीज का। बाल्मर के लिए यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो किसका एनर्जी हो जाएगा, बाल्मर का। सेम इसी वे से आगे के 3 सीरीज भी हम लोग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अगर ये एनर्जी आपको समझ में आ गया ना, तो इसके पे और एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, देख लो एक बार, ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप लोग। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉ एनर्जी, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, लाइकली क्वेश्चन है इस साल बोर्ड में आने के लिए। ड्रॉ एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या बोलेगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डायग्राम बना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीजें। सबसे पहले हम लोग एक ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं, ये हमारा क्या ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये बन जाएगा लाइमन। ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लाइमन हो जाएगा। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 मैं पुट करता हूँ, तो इसका जो एनर्जी होगा E1 हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी डाल देते हैं। E1 क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और लाइमन के लिए। अगर मैं दूसरी सीरीज लेता हूँ तो ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे E2 आ जाएगा। इसको n की जगह पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा।
ये किसका है, बाल्मर का है, बाल्मर। नेक्स्ट देखो n की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 3। तो यहाँ पे जब आप लोग 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, जिसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी वजह से n इज इक्वल टू 4 लेंगे, एनर्जी 4 इसका मिल जाएगा आपको। ये लाइमन, बार्मन, पास्टन, ब्रैकेट और लास्ट वाला आपको क्या मिलेगा, पी फंड। लल्ला बोले पाव भाजी पाव, ऐसे याद रखना था, पी फंड। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ से E5 का एनर्जी भी आपको इसमें वैल्यू की n की जगह पे 5 पुट करो, 25 से डिवाइड करेंगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और इसका यहाँ कैलकुलेशन करके रखे थे और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो एनर्जी बार डायग्राम दिखाएंगे कैसे, इसके ऊपर भी बहुत सारे हमारे पास सीरीज होंगे और ये सीरीज अगर हम लोग n इज इक्वल टू इनफाइनाइट लेते तो एनर्जी का वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा, 0 इनफाइनाइट पे। तो देखो स्टूडेंट, लाइमन के ऊपर कौन कौन सी सीरीज आ सकती है, बाल्मर आ सकता है, पास्टन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और इनफाइनाइट से बहुत सारे भी आ सकते हैं, राइट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बाल्मर की, तो बाल्मर के ऊपर कौन जम कर सकता है, पास्टन कर सकता है, ये भी कर सकता है और इनफाइनाइट से बहुत सारी सीरीज भी इसके पास आ सकती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये थोड़ा अच्छे वे से आप लोग बनाना, यहाँ तो मैं बना दे रहा हूँ। अभी देखो ब्रैकेट, अगर पास्टन के ऊपर अंदर रहेगा तो ब्रैकेट आ सकता है और इनफाइनाइट से बहुत सारी सीरीज आ सकती है। सिमिलर वे में इसकी बात करेंगे तो ब्रैकेट पे से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, और ये n इज इक्वल टू यहाँ से इन लो आएंगे। सो दीज आर द एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ये एग्जाम में भी पूछा है 2 से 3 बार, हो 20 साल बोर्ड में ये पूछे, तो इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। और स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखने आते हो तो प्रीवियस वाले लेक्चर को अच्छे से स्टडी करके आओ ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझे। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा और इजी वे में मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।